पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन देश के लोग असलियत जानते हैं कि कौन देश सेवा में लगा हुआ है और कौन अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। एक तरफ तो विपक्ष के लोग अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं उससे ज्यादा देश के लिए करते हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। दर्शकों, ये दौर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक चेतना को वर्षों की मानसिक गुलामी और गुमनाम भय से मुक्त करने का है। विगत एक दशक में राष्ट्र की उत्तरोत्तर प्रगति को देखकर कभी कभी लगता है कि सही मायनों में भारत 1947 में नहीं बल्कि 2014 में स्वतंत्र हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कांग्रेस 70 सालों में नहीं ले पाई। आजादी का अमृत महोत्सव, G20 में भारतीय नेतृत्व, स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत, 3 तलाक की मुक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, CAA, ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा जैसे तमाम विचार इस देश की जनता को पहली बार सुनने देखने को मिले। इसके साथ ही 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और राम मंदिर को अदालत में लटकाने वाली कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। लेकिन राम मंदिर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल भी अब राम मंदिर पर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब उस वक्त कांग्रेस के नेता रहे कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष की तरफ से राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी को हिंदुत्व पर घेरने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए कांग्रेस राम मंदिर के मामले पर जमकर सियासत कर रही है। दरअसल हिंदुत्व की बीजेपी की सरपट सियासी पिच को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को ब्रेकर बनाने का देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने शुक्रवार से बीजेपी संघ और वीएचपी को चढ़ावा चोरी मामले में घेरने के लिए देश के 8 प्रमुख शहरों में अपने नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतार इस आक्रामक अभियान की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर भी हमलावर अंदाज में उनकी चुप्पी को लेकर तीखे सवालों की बौछार शुरू कर दी। चढ़ावा चोरी के खिलाफ इस अभियान को सही ठहराते हुए कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने चढ़ावा चोरी और जमीन खरीद निर्माण में घोटाले कर अक्षम्य महापाप किया है, और इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी खतरनाक मिलीभगत के संकेत दे रही है। दर्शकों, कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष की बढ़ गई है चिंता और कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, उत्तराखंड और गुजरात समेत देश के कई राज्यों के बाद अब राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने जन सुनवाई और रायशुमारी शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस और कई मुस्लिम संगठन जन सुनवाई का बॉयकॉट करते हुए इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं विवादों और बॉयकॉट के बीच कमेटी अपना काम तेजी से चला रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ही यूसीसी का बिल तैयार कर उसे चर्चा के लिए सदन में पेश कर सकती है। वहीं ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को विधाननगर कोर्ट में पेश होकर अपनी आवाज का नमूना यानी वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया है। अगर वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो उन्हें गिरफ्तारी समेत पुलिस कार्यवाही से मिली राहत पर भी असर पड़ सकता है। कोर्ट ने जांच में सहयोग न करने के लिए अभिषेक पर सख्ती भी दिखाई। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने भारत के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल राणा सनाउल्लाह ने भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत के साथ दोस्ती का बहुत बढ़िया मौका था, लेकिन मोदी का अंधा विरोध करने के चक्कर में हमने सब कुछ गवा दिया। उन्होंने कहा कि आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। दर्शकों, अब ये खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान समझौता करवाएगा, तब कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि पाकिस्तान की दुनिया में पूछ हो रही है। लेकिन शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान पीएम मोदी के आगे गिड़गिड़ा रहा है और पीएम मोदी उसका फोन तक नहीं उठा रहे हैं।
दर्शकों, पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से एक बार फिर देश को फायदा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी का इस बार का ऑस्ट्रेलिया दौरा देश के लिए कई मायनों में खास रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम को लेकर डील कर ली है, लेकिन कांग्रेस से ये हजम नहीं हो पा रही। पीएम मोदी की वजह से भारत को इतना फायदा हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि साल 2011 में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने अपनी पार्टी से भारत को यूरेनियम बेचने की मंजूरी हासिल कर ली थी और ये स्वीकृति भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते के बाद मिली थी। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने 16 साल पुरानी एक घटना याद दिलाई है। दरअसल ये घटना ऑस्ट्रेलियाई और भारत से जुड़ी हुई है। संबित पात्रा ने दावा किया कि ये साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से साफ मना कर दिया था। पात्रा ने ये बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश को जवाब देते हुए कही। दरअसल जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अवार्ड जीवी ने गर्व से घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। ये सिर्फ अमेरिका और भारत परमाणु सहयोग समझौते की वजह से संभव हो पाया है, जो आखिरकार 8 अक्टूबर 2008 को कानून बना। जुलाई 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच हुई मुलाकात से ही बातचीत की शुरुआत हुई थी। बीजेपी ने संसद और उसके बाहर हर जगह इस बड़े बदलाव वाले समझौते का विरोध किया था। कांग्रेस टर्निंग पॉइंट्स बनाती है, जबकि बीजेपी यू टर्न लेने में माहिर है। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि नकली क्रेडिट लेने के लिए मनगढ़ंत स्क्रिप्ट लिखने के बजाय आपको अपने यूपीए के समय की सच्ची बातें दिखानी चाहिए। अगर आपकी तथाकथित ऐतिहासिक डील ने भारत के लिए यूरेनियम सप्लाई पहले ही पक्की कर दी होती, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में भारत को यूरेनियम बेचने से साफ मना क्यों कर दिया था। इसके अलावा संबित पात्रा ने आगे ये भी कहा कि 2014 में ही ये हुआ था। पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए, जिससे दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में एक नए चैप्टर का रास्ता बना। कांग्रेस पार्टी टॉकिंग पॉइंट बनाती है, पीएम मोदी नतीजे देते हैं। चुनिंदा इतिहास से देश को गुमराह करना बंद करें। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि हाँ, जयराम जी, राहुल गांधी के आईक्यू लेवल तक मत गिरिए। कांग्रेस का दावा है ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सिर्फ 2008 की भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील की वजह से देने को तैयार हुआ है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से मना कर दिया था। कांग्रेस अब ट्रोल करने वाली पार्टी बन गई है, एक ऐसा ईर्ष्यालु गुट जो भारत की तरक्की को कभी नहीं मान सकता या उसका जश्न नहीं मना सकता। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा यात्रा के दौरान $500 मिलियन से ज्यादा का निवेश रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौते, इंडो पैसिफिक के लिए रणनीतिक रक्षा सहयोग और सहमति बनी है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के वीडियो को शेयर कर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मेलबर्न की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के इतने करीब पहुंच पाना ही बहुत बड़ी बात है। वो बिना पहले से तय स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहे हैं और इसके बजाय ऐसे कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पहले से अच्छी तरह से प्लान किए गए हों। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी लिखा कि नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी सवालों से बचने की मोदी की आदत की आलोचना की है। अब बस कुछ ही समय की बात है जब भारतीय मीडिया में मोदी के समर्थक इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की कमियां निकालेंगे, उसकी ट्रेनिंग और भारत के बारे में उसकी समझ पर सवाल उठाएंगे और उसकी बात कहने के अधिकार पर भी सवाल खड़े करेंगे। लेकिन असल मजाक तो भारतीय मीडिया का ही उड़ रहा है, जिसके साथ मोदी तिरस्कार भरा व्यवहार करते हैं और उनके सामने सिर्फ अपनी बात ही रखते हैं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी की वजह से ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने पर राजी हुआ है, लेकिन इस पर पीएम मोदी को वाहवाही करने की जगह कांग्रेस के लोग भ्रामक दावे कर रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत तो एक कदम आगे बढ़कर पीएम मोदी की आलोचना करने में लग गई हैं। लेकिन देश के लोग असलियत जानते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस को बेहाल छोड़कर राहुल गांधी अक्सर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती है। दरअसल राहुल गांधी की प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी 15 जुलाई को पटना में आयोजित होने वाले छात्र सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। इससे पहले यह कार्यक्रम 11 जुलाई को प्रस्तावित था, मगर बाद में इसकी तारीख बदलकर 15 जुलाई कर दी गई थी। अब कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को स्थगित ही कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की वजह से कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं था। पार्टी के नेताओं का दावा है कि चुनावी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर दूसरी तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि छात्र सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी संगठन तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया,
चर्चा है कि प्रदेश संगठन को करीब 10,000 ऐसे छात्रों का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी जो नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों से प्रभावित रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन छात्रों के नाम और संपर्क विवरण जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो तय समय तक तैयारी पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि कांग्रेस ने इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और लगातार यही कह रही है कि कार्यक्रम स्थगित होने की वजह केवल बांकीपुर उपचुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य आनंद माधव ने राहुल गांधी का 15 जुलाई का प्रस्तावित पटना कार्यक्रम रद्द होने को बिहार कांग्रेस की संगठनात्मक विफलता बताया है। पूर्व विधायक छत्रपति यादव, नागेंद्र पासवान, साथ ही राजकुमार राजन के साथ आनंद माधव ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि समय पर तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण कार्यक्रम रद्द होना लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जैसे लोकप्रिय नेता की सभा के लिए कार्यकर्ता और जनता खुद जुटती है। ऐसे में तैयारियों के अभाव का तर्क संगठन की कमजोरी को दर्शाता है। आनंद माधव ने कहा कि अगर कार्यक्रम रद्द होने का कारण बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता बताया जा रहा है तो ये तथ्यात्मक रूप से कमजोर दलील है, क्योंकि चुनाव के दौरान भी शीर्ष नेता नियमों के तहत जनसभाएं करते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से पूरे मामले की जवाबदेही तय करने और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द होने के बाद बीजेपी ने तंज कसा है और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस नेता आनंद माधव द्वारा राहुल गांधी की पटना यात्रा रद्द होने पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी की छुट्टी खत्म नहीं हो रही। छात्रों की आवाज उठाने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी पिछले 15 से ज्यादा दिनों से विदेश में गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इनको छुट्टी इतनी प्यारी है कि इन्होंने अपना पटना बिहार में संभावित कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। सोचिए, कोटा के कार्यक्रम से राहुल गांधी इतने थक गए कि उन्होंने 15 दिन के विश्राम के लिए विदेश जाना पड़ गया। देश का जेन ज़ी जानता है कि राहुल छुट्टीबाज और ढकोलेबाज है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के यू टर्न लेने पर बवाल मच गया है। पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इस तरह से राहुल गांधी जेन ज़ी को अपनी तरफ कैसे करेंगे। हालांकि देश के जेन ज़ी असलियत जानते हैं और वो पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दर्शकों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस बार एक विधेयक ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर वो किसी भी गंभीर मामले में गिरफ्तार होने के बाद 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटाने का प्रावधान करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था। वहीं विपक्ष के जोरदार विरोध और जमकर हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था और अब जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। सूत्रों की माने तो समिति विधेयक के मुख्य प्रावधान को बरकरार रखने के पक्ष में है। आपको बता दें कि इस विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी कर रही हैं। इस समिति में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, अध्यक्ष एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी सदस्य शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के ज्यादातर दलों ने जेपीसी का बहिष्कार किया था। टीएमसी ने भी जेपीसी में सदस्य नामित न करने का ऐलान किया। विपक्ष का कहना था कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है क्योंकि बीजेपी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके विपक्ष की राय को खारिज कर देगी। वहीं जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। अब कांग्रेस ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो संसद में उस संविधान संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करेगी जिसमें गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। पार्टी ने विश्वास जताया कि सरकार के पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सूत्रों के मुताबिक आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद रिपोर्ट को संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल इन प्रस्तावित विधेयकों को भी मंजूरी दे सकता है। वहीं कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून का असली मकसद विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से परेशान करना है। गृह मंत्री अमित शाह महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी 2/3 बहुमत से पारित नहीं करा पाएंगे। ऐसे में वो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की कोशिश करेंगे जिसका हम पूरी ताकत के
साथ विरोध करेंगे। ये बेहद खतरनाक विधेयक है। इसे अगस्त 2025 में पेश किया गया था और बाद में जेपीसी के पास भेज दिया गया, जिसका अधिकांश विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों के लिए लाए जा रहे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी VBSA विधेयक को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। साथ ही कांग्रेस ने नए विधेयक को देश के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए खतरा बताते हुए इसे वेरी बैड शिक्षा एक्ट करार दिया है। ये विधेयक फिलहाल संसद की एक समिति के समक्ष विचाराधीन है और 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इस पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। जयराम रमेश ने एनडीए शासित राज्यों खासकर आंध्र प्रदेश से इस विधेयक का विरोध करने की अपील की और संसद में इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत दिखाने की अपील की है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि VBSA वास्तव में वेरी बैड शिक्षा एक्ट साबित होगा। इसकी वजह है कि इसमें संविधान के दायरे से बाहर आकर अधिकारों का विस्तार किया गया है। अनुदान परिषद का अभाव, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों पर असर होगा और इससे UGC की परामर्श संबंधी व्यवस्था भी कमजोर होगी। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि VBSA विधेयक आयोग को व्यापक अधिकार देता है और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। तो देखा आपने कैसे मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार के संभावित बिल को लेकर घमासान मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें